टाइम। अब ये तो वो लोग हैं जो लोग कह रहे हैं हर बुराई को अच्छाई में प्रतीत करते करते देश को गड्ढे में ढकेल दिया। आप उनसे पूछिए, वो 70 सालों का हिसाब मांग रहे थे कि देश में जो लूटपाट हुई उसका हिसाब मांग रहे थे, और ये 6 साल देश नहीं संभाल पाए। ये तो हम शुक्र करते हैं अपने पूर्वजों का जो इनको सत्ता में नहीं आने दिया, नहीं तो देश का क्या हाल होता ये आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर ये समझा पाते इनके नेता जो टीम के कैप्टन हैं, नरेंद्र मोदी जी जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर सिर्फ जसोदाबेन जी को समझा दिया होता तो बेचारी की भरी जवानी घुट घुट कर मरने को विवश नहीं होती। जिसकी मांग में सिंदूर भरा, अपनी धर्मपत्नी को नहीं समझा पाया, जो अग्नि के साथ फेरे साथ जन्म के वादे कस्में खाए, वो जब उनको नहीं समझा पाया, एक पल सुख नहीं दे पाया, तो वो आदमी देश के किसानों के हित की बात करता है। और देखिए, पहले के राजा महाराजा भान रखते थे। अब देश के दलाल मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो पत्तल चाटने का काम करते हैं, राहत इंदौरी जी की वो बातें याद आती है आज। राहत इंदौरी जी बहुत अच्छे शायर थे और वो बात बात में ही देश के प्रति इतनी बातें बोल जाते थे, उनकी प्रासंगिकता आज भी है। राहत इंदौरी जी ने कहा था, कल जो दरबदर थे वो दीवारों के मालिक हो गए, मेरे सब दरबारों के मालिक हो गए, लफ्ज़ गूंगे हो चुके, तहरीर अंधी हो चुकी, कि जितने मुखबिर थे वो अखबारों के मालिक हो गए। वाह, ताली बजा दो। आप देखिए कि आज जो मीडिया के लोग, राहत इंदौरी जी की ये बातें आज हकीकत में नजर आ रही है, क्या कर रही है इनको यही नहीं समझ में आ रहा। लगातार देश में जब से मोदी सरकार आई, मीडिया ने अपना स्तर इस तरीके से खोया, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना भाजपा की सरकार में देश के चाहे वो प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका स्तर गिर गया है। आप देख लीजिए, जब जेएनयू में छात्रों को मारा पीटा जाता है तो भाजपा की आईसी घोष, आईसी घोष जो जेएनयू की स्टूडेंट लीडर हैं, कोमल शर्मा जो एबीवीपी भाजपा का छात्र विंग की वो रही हैं, वो अपने साथियों के साथ बिजली काट दिए जाते हैं, नेट बंद कर दिए जाते हैं रात के अंधेरे में। कपिल गुज्जर आपने देखा होगा, जामिया के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में जाके वो फायरिंग करता है। दिल्ली में जब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा होता है तो जानबूझकर बदनाम किया जाता है। कौन है? कपिल मिश्रा पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? तो यही काला जो है, ये कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। ये लोग दिन के हरे हरे, रात के गहरे गहरे साधु का वेश, भगवा वस्त्र को बदनाम करने वाले लोग हैं। भारत के कण कण में राम और कृष्ण बसे हुए हैं, और कृष्ण ने क्या कहा था? नर ही नारायण है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। फिर आप देखिए, किसान आंदोलन को लगातार बदनाम करने के लिए किस तरीके का प्रोपेगेंडा देश की मीडिया चलाती है, भाजपा आईटी सेल के लोग चलाते हैं। फिर 26 जनवरी की घटना, भाजपा सोची समझी राजनीति के तहत जिस तरीके से करवाकर किसानों पर बल प्रयोग करना चाह रही थी, उसके बाद जब विदेशी कलाकारों का जब आत्मीय संवेदना जगा, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में एक बार फिर तानाशाही की सरकार जबरन लोगों को, वहाँ की आवाम को कुचल रही है। यही अगर कलाकार नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में कहते तो कहते पापा तो डंटा बजला है, पापा का तो डंटा बज रहा है। अब इनकी ढोल फूट गई तो कहते हैं आंतरिक मामलों में ध्यान। तो भैया, हाउडी मोदी प्रोग्राम क्यों कराया आपने अमेरिका में जाकर? हिंदुस्तान का पैसा वहाँ जाके खर्च करें, पूरे विदेशों में ट्रंप के लिए वोट मांगे, तो ये उनका आंतरिक मामला नहीं हो। अगर किसानों के सम्मान में मानवीय संवेदना रखते, कोई विदेशी कलाकार अगर किसानों के आंदोलन को अगर सही को सही बोलता है तो उस पर वो टिप्पणी करते हैं। कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट करे हैं, आपने देखा होगा दिल्ली दंगा से पहले, जैसे रागिनी तिवारी है, कपिल मिश्रा मैदान में आ गए थे, तो अभी फिर से ट्वीट करे कपिल मिश्रा, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? देखिए, कपिल मिश्रा सब कौन है? बरसाती मेढक है जो ट्रैक्टर करता है, भाजपा का पेट वर्कर है। आप समझिए, जिस कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया, दिल्ली विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री को आईएसआई का एजेंट कहा, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग कपिल मिश्रा जैसे नफरती चिंटू से
डरे हुए थे, उसके सम्मान में कपिल मिश्रा को खुली छूट दे दी गई। किसके संरक्षण में कपिल मिश्रा दिल्ली में दंगे करवाया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जो जज संज्ञान लेने की बात की, उल्टा उस जज को फंसा दिया गया। ये वक्त, ये किसान आंदोलन पूरी देश को बचाने की लड़ाई है और पूरा देश जाग चुका है, पूरा देश समझ चुका है कि सत्ता में बैठे हुए लोग उन भेड़ियों की तरह हैं जो अपने मुल्क को लूट रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि एक फ़ोन कॉल्स की दूरी पे है, तो फ़ोन कॉल्स कौन करेगा सर? फ़ोन कॉल करने में कितनी दिन लगता है आप बताइए ना। आज 17वां दिन है, कोई नंबर तो वही बात तो कह रहे हैं पत्रकार महोदय। जब प्रधानमंत्री जी सदस्यता अभियान के लिए टोल फ्री नंबर जारी करते हैं, जब भाजपा CA/NRC के नंबर करता है, नंबर जारी करता है, कोरोना आपदा जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा, प्रधानमंत्री जी तब तक चुप्पी साध रखे थे जब तक दिल्ली में चुनाव संपन्न नहीं करा लिए। रंगा बिल्ला ने दिल्ली के घर घर जाके पर्चे बांटे थे। फरवरी में नमस्ते ट्रंप, बताइए कितने खर्च कर दिए, हजारों टन सब्जियां उनकी स्वागत में खर्च कर दिए गए, सजावट में। सी जिनपिंग के साथ झूला झूले, तमाम तरह की बातें। 23 मार्च तक, जब तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार मध्य प्रदेश में 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। तो जो भाजपा 40 साल पूरा होने पर जहां कोरोना आपदा में देश के लोगों के लिए अस्पताल की जरूरत थी, तो क्या की, ताली थाली बजवाई, ढोल नगारे बजवाए। अब समझिए, उसके बाद दिया टॉर्च मोमबत्ती, 5 अप्रैल को उनका 40 साल पूरा हुआ। अब देखें कि कोरोना आपदा में क्या किया जाए, तो दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवा दिए, लोगों से फूल बरसवा दिए। तो उनको क्या किसानों के लिए आत्मीय संवेदना नहीं है? आज कितने दिन हो गए, 70 दिन के आसपास होने को है, 2 कदम लगता है। आपने कहा, आप समझिए, आपने कहा एक कॉल, यहाँ तो मन की बात होती है पति पत्नी में। आप मैरिड होंगे तो आपको पता होगा कि आपके पति आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक नारी के लिए पति ही शादी के बाद सब कुछ है, और शादी से पहले पिता, माता पिता। तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, अभी बंगाल में था, फिर अभी असम पहुंच गए हैं। ये कौन लोग हैं आप समझिए ना। इनको देश की जनता से काफ़ी सरोकार रहा। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, इनका एक ही फार्मूला है, अपना काम बनता भार में जाए जनता। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, 1941 में मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने बंगाल प्रांत में, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। वहाँ लाखों की तादाद में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। लाखों हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हुए और देश अखंड भारत खंड खंड हुआ। फिर ये वसी सांप के बच्चे हैं, जो सपोले के बच्चे, जो आज़ादी के समय देश को जितना क्षति पहुंचाए, आज आज़ादी के बाद 52 साल तक अपने कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया। तो जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर FIR हो रहा है, उस मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके का FIR होते रहेंगे, क्या पत्रकार अपनी जिम्मेदारी को, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं, जैसे लोग बताते हैं, क्या सोशल मीडिया जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ऐसे पत्रकारों के ऊपर FIR हो जाते हैं? सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सरकार से जो भी सवाल पूछता है, ये सरकार रावण कौरव और कंस की तरह दंभी अहंकारी है। जो लोग सही बात बताते हैं उसको ये गद्दार कहते हैं, उसको देशद्रोही कहते हैं। ठीक रावण कौरव और कंस के बारे में आपने देखा होगा। मैं फिर से नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूँ, बेवजह सताए 3 गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारा क्या है, न घर बसा आप मेरा, न घर बसने देंगे आपका। ये इसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं। उनका घर बसा ही नहीं तो दूसरे का घर कैसे बसने देंगे? वो इसी बात की, देखिए महर्षि वशिष्ठ ने रामायण में कहा, जो निसंतान होगा वो लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। मंदोदरी ने कहा कि राजा के अहंकार का प्रजा को भोगना पड़ता है। तो इनको जसोदाबेन भी कहने वाला नहीं है ना, भरी जवानी छोड़ दी है, इनको कौन समझाएगा? इनकी तो मंदोदरी पहले ही भरी जवानी में चली रही है, तो वो कैसे देश के बारे में सोच सकती है? तो लाल किला में जो हुआ था, उसके बाद दीप सिद्धू को अभी तक पकड़ नहीं पा रहे सर। क्या पुलिस के हाथ में इतना वो हो गया है कि एक जो अपराधी है, जो आप खुद बोल रहे हैं कि मैंने खुद झंडा लगाया वहाँ पर, उसके बावजूद भी नहीं पकड़ पा रहे? देश में जितने भी कांड हुए, भाजपा के लोग उसमें शामिल थे। आपको पुलवामा की घटना याद होगी। सैटेलाइट ये बता देता है पत्रकार महोदया
कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान अपने फसलों की जड़ों को जलाते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन था। जब आर्मी की लाइनें जा रही थी तो उसमें सिविलियन कार कैसे गई, वो कार किसकी थी, नहीं बताता। वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा के समय पदस्थापित था, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह चुनाव से पहले दिल्ली में आतंकवादी को 12 लाख रुपया लेकर आ रहा था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? सैया भेल कोतवाल हम नंगटे नाचब ना, नाच रहा है सारे अपराधी। आपने देखा होगा हथियारों का सप्लायर भाजपा के टिकट पर कश्मीर में चुनाव लड़ा। ध्रुव सक्सेना कौन था? आप अभी देखेंगे जितनी खुफिया जानकारियां लीक करने वाले लोग हैं सत्ता पक्ष के लोग हैं। क्या कार्रवाई हुई? दिल्ली दंगों में परवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करने वाले जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। आपने देखा होगा हिमाचल में, उत्तरांचल में जिसने पीपीए किट घोटाले पर संज्ञान लेने की कोशिश की, उस जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। जज लोया हत्याकांड का आज तक पता नहीं चला कि उनकी किन परिस्थितियों में मौत हुई। तो आप तमाम मुद्दे देखिए, चाहे जामिया का मुद्दा देखिए, जेएनयू का मुद्दा देखिए, दिल्ली दंगे का देखिए, हाथरस में हम लोग उतना जाके पैदल गया था मैं दिल्ली से हाथरस। बहन मनीषा के यहाँ क्या हुआ? राष्ट्रपति जी उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, 18 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बंदायूं की घटना, कई घटनाएं हैं। घटनाओं का अगर जिक्र कीजिएगा तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन जाएगी। सर एक लास्ट सवाल है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महापंचायत जिस हिसाब से हो रहा है, क्या तो 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कोई असर दिखाई देगा? आप लोग चुनाव पर क्यों जाते हैं? अभी तो देश बचाने की बात कीजिए ना। अभी हमको 4 साल झेलने हैं, 24 तक झेलने हैं। देश बचेगा कैसे? आप इसको चुनाव से जब जोड़िएगा, भाजपा यही तो चाहती है कि आप इसको राजनीतिक रंग देकर आप चुनाव छोड़ दीजिए। वो तो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं जो वोट डालेंगे। सवाल उठता है कि 2024 तक भारत की जनता कैसे बचेगी इन जालिम दरिंदों से, जो देश की जनता ने 2022 में तो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं ना, यहाँ पर ज्यादातर उत्तर प्रदेश पर ही चुनाव में जा रहे हैं ना। आप हर बात में चुनाव पर जा रहे हैं। ये जो कानून है जमाखोरी पर प्रतिबंध, तो क्या इससे सिर्फ किसानों की तकलीफें हैं? इससे आम उपभोक्ताओं को तकलीफें नहीं है? आप ये बात क्यों नहीं चर्चा करती? या देश के जो लोग हुक्मरान हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत वर्ष की लड़ाई है। अगर हम आज अपने वजूद को नहीं बचा पाए, हमारे आने वाली पीढ़ी गूंगी बहरी हो जाएगी। अगर हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे, तो कौन बोलेगा? बताओ, आप ही बताओ ना। जिस 103 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिहार के चंपारण से आंदोलन किया था, ये कहते हैं किसानों की आय दुगुनी करेंगे। कैसे दुगुनी किया जाएगा भाई? हमें तो बताओ ना। किसान समृद्धि योजना, एक मछली का चारा होता है, तालाब में बंसी खेलिएगा ना तो चारा मछली को दिया जाता है। 6,000 रुपया महीना में, आप समझिए सालाना में 500 रुपया महीना हुआ। एक परिवार में 5 आदमी हैं तो 100 रुपया महीना हुआ। 100 रुपये में प्रतिदिन के हिसाब से जोड़िएगा तो 3.5 रुपया हुआ। और हमारे पर 4 रुपया उपकर लगा दिया। जब प्रधानमंत्री जी आए 55 रुपये का डीजल मिलता था, आज देखिए 95 रुपये हो गया। तो हमारी आय दुगुनी कहाँ से होगी? हमें तो किडनी बेच के भी हम नहीं सधा पाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? सरकारें एमएसपी पर 50 रुपया से 100 रुपये तक बढ़ाती है। मान लीजिए आप 1 रुपया बढ़ा दिए और हम पर 40 रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिए। आप समझिए, पहले के समय में 1 किलो गेहूं के दाम में डीजल मिलता था, फिर हुआ 2 किलो गेहूं के दाम में मिलेगा। अब देख लीजिए, तो हमारी आय दिन प्रतिदिन कम होती गई। जो सरकारें, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। जो सरकारें ये कहती, लगातार कहती थी, एक भी मुद्दों पर कहीं से सिर है। प्रधानमंत्री को क्या काम करना चाहिए? राजनीतिक दलें चुनाव लड़ती है, वो आती हैं, मौसम आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन चुनी हुई सरकारों पर चुनाव आयोग को सख्त संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी पार्टी की सरकारें सत्ता में आने के बाद मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं करती है, उनकी दल की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स, जितने सीबीआई, रॉ, तमाम संस्थाएं कठपुतली बनकर, रखेल बन के काम करेगी सरकार की, तो कहाँ से बात होगा? क्यों किसानों को लगातार देखिए
किसानों के प्रति भाजपा सरकार और देश के दलाल मीडिया जो उनके व्यापारिक मित्रों के चैनल हैं, जैसे अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल हैं, पौने दुआंक बाबा रामदेव के 11 चैनल हैं, सुदर्शन का चैनल है, भारत का लुटेरा जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जिसने यस बैंक को डुबाया, सुभाष चंद्रा का नाम तो आप जानते ही होंगी, जिन उसका मालिक है, भाजपा का परिंदा है, राज्यसभा सदस्य बनाया, तो हमारी खबर नहीं दिखाएगा ना। कहता है रिपब्लिक भारत, पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। कौन है? अर्नब गोस्वामी, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, 24 घंटा नफरत फैलाता है। बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है, जाति धर्म भाषा और प्रांत के नाम पर देश को तोड़ना सबसे बड़ा आतंकवाद है। तो सर आप लोग कब तक देते रहेंगे कि जब तक आंदोलन चलता रहेगा? वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, आप समझिए। ये चाहे 5 साल लगे, 10 साल राकेश लगे। टिकैत जी बोल रहे थे 2024 तक अगर रद्द कर दे तो आप लोग घर वापिस होंगे। हम तो कहते हैं आज ही वापस कर देंगे, आज ही चले जाएंगे। उन्होंने क्या गलत कहा? 2024 आप क्या चाहती हैं कि हम आप लोगों के डर से आंदोलन नहीं करें, सरकार का विरोध नहीं करें, अपने ऊपर काले कानून सहते रहें? आज देश में जो मीडिया का स्तर है ये गैंगस्टर की भूमिका निभाता है। आप किसी भी चैनल में देखिए, किराए के ऑडियंस, किराए के गेस्ट, और वो वही चीज़ दिखाता है जो दूसरे का माइंड कंट्रोल करने की बात, कैसे पब्लिक को गुमराह किया जाए। देश की मीडिया, कोई भी मीडिया का पत्रकार माँ का दूध पिया सरकार से सवाल कर सकता है कि 800 फीट का कोच होता है रेलवे का, लोकल का 90 सीटें होती है, स्लीपर में 72 सीट है, गरीब रथ में 72 सीट है। इसमें बैठेगा तो कोरोना हो जाएगा, बस में बैठेगा कोरोना नहीं होगा, राजधानी में बैठेगा कोरोना नहीं होगा। मतलब रेल बेचने की तैयारी है जानबूझकर, समझिए। जब जियो फोन को लाया तो एमटीएनएल बीएसएनएल को बेचने की तैयारी हो गई। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का होता है। अब मोदी जी की सरकार में 28 दिन का, अब अंबानी जी ने 24 दिन का करने जा रहे हैं। 13 महीने का साल हो गया, मोदी है तो मुमकिन है। आप समझिए 49 रुपये का कंपलसरी कर दिया, तो लोग क्या मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं देश हित में। अरे भैया, ये जो 1000 कार्यालय बना है तो क्या मोदी जी के पिताजी रिक्शा घिसते थे कि ठेला घिसते थे, चाय बेचते थे? चाय बेचते बेचते कब देश बेच गया किसी को नहीं पता चला। शराब से तो सुना था कि घर उजड़ता है, चाय वाले ने तो पूरा देश ही उजाड़ दिया। समझिए कितना बड़ा साइंटिस्ट प्रधानमंत्री कहता है कि गंदा नाला से गैस निकल रहा था, हमने उसमें यूं पाइप लगा दी, चूल्हे से जोड़ दिया, 2 रुपये कटिंग चाय बेचते थे। उस समय 2 रुपये में चाय बेचता था, जिस समय में 50 पैसा में मसाला डोसा मिलता था। आप समझिए, मतलब देश उस समय भी लूट रहा था। आप तमाम प्रकरण देखिएगा, मोदी जी का एक भी बात, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की उनको पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी ना बच्चे होते, पत्ता पत्ती में खेलते, तोता में तोती में खेलते। जिस दिन से हाथ लगा दिया मोर में, तोता में बर्ड फ्लू हो गया, इतना बड़ा पनौती घर में था तो पिताजी हार्ट अटैक, बटुआ चोरी किया था, कलोजर रिपोर्ट 2004 में लगा है वाजपेयी जी की सरकार में। समझिए गुजरात में था, गोधरा कांड हुआ, उसकी जाँच हुई, कुछ हुआ नहीं हुआ। देश में प्रधानमंत्री बना जहां जीडीपी 10.5%, विश्व की तीसरी महाशक्ति हम कहलाते थे, उस मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश। अब विकास चला गया बांग्लादेश की जीडीपी देखिए। ये कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत। अरे आत्मनिर्भर जसोदाबेन जी की तरह थोड़ी ना बनना है। लॉकडाउन में जैसे देश के मजदूर बैल छीन के अपने खुद बैल बन रहा था, वैसा आत्मनिर्भर बनाइएगा, बकस न दीजिए। प्रधानमंत्री जी एक बात बताइए, कहते हैं भरी जवानी में देश बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। पूरा देश ने देखा, लोग खाया भी, पैक भी करा लिया और लेके फुर भी हो गया। देश का किसान देश की राजधानी में नहीं जा सकता है, समझिए। और विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जो इनके रिश्तेदार हैं, जो कमीशन देते हैं पार्टी फंड में, वो कब देश छोड़ के भाग गए पता ही नहीं चला, किसी को नहीं पता चला। वहाँ कोई शक्ति नहीं है।